हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही में मैंने इसी नाम से फैक्टम प्रोपेंडम के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। मैं वहाँ पे जो इन वीडियोस में स्लाइड्स मैं यूज़ करता हूँ वो सारी स्लाइड्स मैं वहाँ शेयर कर दी हैं। आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। सेक्शन 12 हमें ये कहता है कि वो फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे जो किसी भी केस में अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, कोई भी केस अगर है जिसमें कंपनसेशन मांगा गया है या डैमेजेस मांगे गए हैं, तो फिर हम उस डैमेज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना डैमेज देना है ये कैसे पता लगेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी सारे फैक्ट्स होंगे वो इस सेक्शन में जाके रेलेवेंट होंगे। अब कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, तो वो ये इस पे डिपेंड करते हैं कि आपने जो सूट है वो कौन से सब्सटेंटिव लॉ के अंडर लाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉर्ट लॉ के अंदर सूट लेके आते हैं तो देन द कोर्ट विल टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द मोटिव, malice intention of the wrongdoer, injured feelings of the plaintiff, mental pain, suffering caused by the tort। ठीक है, इन सारे चीजों से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे उन सबको कोर्ट जो है अकाउंट में लेगा और क्वांटम ऑफ डैमेज को डिटरमाइन करेगा। सिमिलरली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लेके आए हैं केस को, तो मोड एंड मैनर ऑफ द ब्रीच की बात होगी, वहां पे इंटेंशन ऑफ पार्टी कमिटिंग द ब्रीच की बात होगी, मेंटल पेन एंड सफरिंग की बात होगी। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को लिया जाएगा और क्वांटम ऑफ डैमेज डिसाइड किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्सटेंटिव लॉ के अंडर उस सूट को लेके आए हैं। उन्हीं फैक्टर्स को रेलेवेंट मान के कोर्ट जो है वो क्वांटम ऑफ डैमेज को डिसाइड करेगा अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 क्या करता है? सेक्शन 13 हमको बताता है कि आप किसी भी राइट और कस्टम को कैसे प्रूव कर सकते हो, उसके एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी राइट और किसी भी कस्टम को जब प्रूव करना होता है तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल चूंकि होता है, तो सेक्शन 13 हमको क्या करता है, तरीका बता देता है कि हाँ आप ऐसे इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सेक्शन 5 ऑफ जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई ऐसा कस्टम है जो आपको अलाउ करता है ऐसी शादी करना, तो आप वो शादी कर भी सकते हैं। तो मान लो आपने ऐसी शादी कर ली और आपको प्रोसिक्यूट कर लिया गया अब कि आपने इस एक्ट को वायलेट किया है। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? तो आप ये डिफेंस लोगे कि देयर इज अ कस्टम प्रिवेलिंग टू दैट इफेक्ट इन योर कम्युनिटी। नाउ अब आप प्रूव कैसे करोगे कि ऐसा कस्टम है? तो आपने ये कहा कि जो है हमारे खानदान में इतने इतने लोगों ने हमारे यहाँ ऐसी शादी कर रखी है। तो जस्ट बिकॉज आप क्या 100 लोगों ने एक एक्ट को वायलेट किया है, वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर देता कि कोई एक कस्टम जो है वहां पे चला आ रहा था। ऐसे ही राइट्स के मैटर में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर अ थेफ्ट बाय द फिशिंग इन पॉन्ड एंड ही क्लेम्स दैट ही हैज अ राइट टू फिश इन द पॉन्ड। वो कह रहा है कि मेरा तो अधिकार है इस तालाब से मछली निकालने का। नाउ द ओनली एविडेंस ही मे बी एबल टू शो इज दैट ही हैज बीन डूइंग सो बिफोर। उसके पास केवल एक ही एविडेंस हो सकता है कि वो ये बताए कि हम तो बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस थेफ्ट्स कैन नॉट गिव हिम द राइट। प्रीवियस थेफ्ट्स कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ राइट। ठीक है, तो आपने ये देखा कि दोनों तरीकों से कस्टम और राइट्स दोनों को प्रूव करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। और यहां पे इसी जगह पे हमको हेल्प करता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। पहला क्या है? बाय मींस ऑफ ट्रांजैक्शन। आप अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखा देते हो कि जिसके थ्रू वो राइट या वो कस्टम इन क्वेश्चन क्रिएट हुआ था, क्लेम हुआ था, मॉडिफाई हुआ था, असर्ट हुआ था, डिनाई हुआ था, अगर आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिखा देते हो जो कि ये सारी बातों को बता सकता है, तो क्या होगा? आपका कस्टमर जो राइट है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। सेकेंडरी अगर आप ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को दर्शा देते हो कि उन इंस्टेंसेस में इस राइट और इस कस्टम को यूज किया गया था या फिर क्लेम किया गया था, तो उस तरीके से भी आप एक कस्टम और एक राइट को इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है,
Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence is relevant to prove the existence of a custom or a right. ये सारे facts क्या होंगे? Relevant होंगे for proving the existence of a custom or right. ट्रांजैक्शन क्या होगा? ट्रांजैक्शन कैसा कैसे हो सकता है? जैसे कि आप एक सेल डीड दिखा दो, ठीक है, या फिर आप गिफ्ट डीड दिखा दो, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि देखो इस तरीके से ये राइट या फिर ये कस्टम क्या हुआ था, इन एग्जिस्टेंस आया था, ठीक है। कोरोनेशन आप दिखा सकते हो, होल्डिंग ऑफ ऑफिस इन ट्रस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको असर्ट कर सकते हो या फिर इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इसका, यूवर्ट पी चेम्स वर्सेस गुलाम हुसैन का केस, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें द क्वेश्चन वाज वेदर रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी वाज दैट ऑफ पार्टनर्स और ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे ये जानना था कि पार्टनर का रिलेशन है उन दोनों के बीच में या फिर एम्प्लॉय का है। तो एक डॉक्यूमेंट था जो ए ने एग्जीक्यूट किया था और बी के लॉयर को दिया था, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि पार्टीज के बीच का जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का रिलेशन है, पार्टनर्स का रिलेशन नहीं है। तो क्या हुआ? ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि एक राइट था, वो कैसे क्रिएट हुआ था और किस नेचर का क्रिएट हुआ था, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने आपके जो है उसके एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश कर लिया, एंड हेंस द डॉक्यूमेंट वाज हेल्ड टू बी एडमिसिबल। अब पहले क्या था कि एक क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि जो प्रीवियस जजमेंट्स होते हैं क्या वो भी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आते हैं सेक्शन 13 की? तो पहले तो देयर वाज अ क्लीवेज ऑफ ओपिनियन बिटवीन वेरियस हाई कोर्ट्स कि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, बट सुप्रीम कोर्ट इन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस के.एम. कृष्णैया केस हैज upheld the view that previous judgment is a transaction within meaning of section 13। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है अब कि जो प्रीवियस जजमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक तरीके का ट्रांजैक्शन होते हैं विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 13, ठीक है। तो अब हमने ट्रांजैक्शन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंस्टेंसेस की। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। आप क्या कर सकते हो कि कोई राइट है या नहीं, कोई कस्टम है या नहीं, वो प्रूव करने के लिए आप ये बता सकते हो कि देखो इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे वो कस्टम और वो राइट इन जो क्वेश्चन है इसको हमने एक्सरसाइज किया था, ठीक है, इसको क्लेम किया गया था, ठीक है, और ये ऐसा कई बार ऐसा हो चुका है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि हम उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएंगे। लेकिन सेक्शन 13b speaks of particular instances in which the right was claimed or in which its existence was asserted. For this purpose, it is essential that the instances in which the right or custom was claimed, recognized, exercised, etc. must be instances prior to the present suit in the question. वो सारे के सारे जो instances होने चाहिए वो prior होने चाहिए to the present suit in the क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रेजेंट सूट है उसके पहले के सारे इंस्टेंसेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मेथड और वे ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मॉर्टगेज, गिफ्ट etc. could be proved by giving instances of previous documents on the subjects. आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? by giving instances of the previous documents on the subject, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को भी देख लिया और इंस्टेंसेस को भी देख लिया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 12 को पढ़ा, सेक्शन 13 को पढ़ा, सेक्शन 13 में कैसे हम किसी भी राइट और किसी भी कस्टम को प्रूव कर सकते हैं वो पढ़ा, दोनों मोड्स भी पढ़ लिए आज हमने, ठीक है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लॉ से फील्ड से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इस ऐप पे आपको लॉ से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रिसेंट जो जजमेंट्स होते हैं उसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा, ठीक है। तो अगली बार जब तक हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।